चले जी, अस्सलाम वालेकुम। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, काइंडली आप फाइल्स के सेक्शंस को देख लीजिएगा। मैंने जो प्रीवियस प्रेजेंटेशन थी वो मैंने अपलोड कर दी हैं, ठीक है। और मुझे बच्चे ये बताते हुए कि हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पहुँच गए थे। एनीवन? बच्चे, आप लोगों को आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। आ रही है। चले, मैंने बेटा फाइल्स अपलोड कर दी हैं, जल्दी से फाइल्स को ओपन करके देख लें। जिनके पास नहीं है मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने आपके फाइल्स के सेक्शन पे अपलोड मार दिया है, आप उसको देख लें वहाँ पे जाके, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ठीक है। बेटा सब बच्चों ने ओपन कर लिया है? यस सर। एक सेकंड बेटा, ये आप लोग के साथ अपलोड क्यों नहीं हो रहा? हमने यहाँ तक, मेरा ख्याल है, डिग्री ऑफ सेपरेशन, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ऑफ सेपरेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया था मोस्ट प्रोबेबली। ऐसा ही है, थोड़ा बहुत डिस्कशन कर ली थी हमने। जी सर, फ्रैक्शनेशन चलती थी। हाँ ठीक है, फ्लाई जोन का भी देख लिया था हमने, फ्रैक्शनेशन का देखा था हमने, गैप ओवरलैप का जिक्र देखा था हमने, व्हाट इज गैप एंड व्हाट इज ओवरलैप, ठीक है। अच्छा उसके अलावा, अच्छा जी, उसके अलावा हमने गालबन इसके आगे देखा था। अच्छा बेटा, जो गैप एंड ओवरलैप का आपको मैंने शेयर करा था गालबन, जो ग्राफ था उसके बाद का भी ग्राफ है, वो देखा आप लोगों ने, जो टीपीपी कट पॉइंट्स का ग्राफ था। उस ग्राफ को समझने में मेरा नहीं ख्याल कोई आपको इशू आया होगा, इजी ग्राफ है, ठीक है। देन वी वेंट टुवर्ड्स फ्रैक्शनेशन, व्हाट इज गैप, व्हाट इज द गैप ऑफ द हैवियर फ्रैक्शन और द लाइटर फ्रैक्शन, टीपीपी कट पॉइंट किस तरीके से निकाला जा सकता है, इसको देख लेते हैं। ये वाला जो ग्राफ, ये ग्राफ बेटा सबको नजर आ रहा है बेटा? कैन एनीवन सी द ग्राफ जो मैंने शेयर किया हुआ बेटा आप लोगों के साथ? यस सर। यस सर। जी सर। एवरीवन एल्स, आप लोग को बेटा सबको सही तरीके से आ रही है आवाज? कोई इश्यूज तो नहीं हो रहे? बेटा नो सर, सही है। ठीक है, खवातीन को भी सही आवाज आ रही है? जरूरी नहीं है बेटा आप लोग बोल दें, मुझे चैट में बता दें ताकि आइडिया हो जाए कि सबको आवाज पहुंच रही है। अच्छा जी, अब स्टार्ट कर देते हैं, टाइम हो गया काफी आप लोगों का। अच्छा जी, अब फ्रैक्शनेशन के उस पर पोर्शन में आ जाते हैं, ठीक है ना। हमने इससे पहले हमने गैप का डिस्कस करा था कि व्हाट इज अ गुड फ्रैक्शनेशन गैप एंड व्हाट इज अ बैड फ्रैक्शनेशन गैप। अगर हमारे पास, जैसे कि प्रीवियसली डिस्कस था, कि the IBP of the lighter component should be 95%, whereas 5% of the IBP of the heavier fraction should be present, then we can say it is a very good fractionation criteria. Similarly, अगर नीचे वाली हमने फिगर देखी थी, वहां पे हमें उसका अलग से हिसाब पता लग रहा था। अब आगे आपके सामने देखें क्या लिखा हुआ, the ability of to separate the fractions efficiently decreases as the products become heavier। बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप सेपरेट करना चाहते हैं, एफिशिएंटली आप कोशिश करेंगे सेपरेट करने की, तो इट विल बिकम हार्डर एंड हार्डर। व्हाई इज दैट? द लाइटर कंपोनेंट्स आर इजीली सेपरेटेड एट लो टेम्परेचर्स। जाहिर सी बात है, देखिए आपका जब क्रूड कॉलम के अंदर एंटर होता है, इट इज नॉट सडनली लाइक अलाउड टू रीच टू अ सर्टेन टेम्परेचर, जो कि कह लें कि 370 सेंटीग्रेड होगा। ग्रेजुअली इट इज बेसिकली वो बढ़ता रहता है। वो किस तरह बढ़ता रहता है, मैं आपको ये भी एक अंदाजा लगा देता हूँ कि बाय रूल ऑफ थंब, व्हेन द रिफाइनरी इज स्टार्टेड, 50 फ़ारेनहाइट इज द टेम्परेचर दैट शुड बी इंक्रीज्ड ऑफ द फर्नेस विद इन 1 आवर। यानी कि 50 फ़ारेनहाइट आप 1 घंटे के अंदर आपने बढ़ाना है। तो सिमिलरली होगा क्या कि ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज करते 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 इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है।
Thus, one can expect an ASTM gap between the overhead product and the first side stream to be around 25 Fahrenheit. तभी देखें मैंने straight away आपको 50 Fahrenheit का rule of thumb बता दिया. While that between a third and fourth side stream to have an ASTM gap around 10 minus 10 Fahrenheit or an overlap of 10 Fahrenheit. आगे क्या कहना चाह रहा है? अच्छा, fractionation, ASTM gap, and knowing gaps as the design parameters correlate deviation of the gap with F factor, the product of number of plates between two adjacent side draws. Then coming towards Packy's approach, ठीक है, ये Packy's approach आप इसको skip कर दें बेहतर है, क्योंकि ये जो आपके साथ ग्राफ्स शेयर हुए हैं बेटा ये R.N. वॉटकिंस के हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी डिस्टिलेशन, R.N. वॉटकिंस एक किताब है, वो काफी लाइक बेस्ट अंडरग्रेड के लेवल की नहीं है, थोड़ी सी अपर लेवल की है, ये मैंने मेंशन तो कर दिया था लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको शायद समझ आए. अच्छा, अब आ जाते हैं फर्नेस डिस्चार्ज टेम्परेचर पे. अभी हमने क्रूड डिस्टिलेशन स्टार्ट नहीं करा, अभी हमने डिसॉल्टिंग स्टार्ट नहीं करी, अभी हमने प्री हीटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं देखा और अभी हमने फर्नेसेस को भी डिस्कस नहीं करा. ठीक है ना बेटा? अभी स्ट्रेट अवे अभी सिर्फ टेम्परेचर प्रेशर्स का जनरल लोग गेम चल रहा है कि हाउ टेम्परेचर प्रेशर्स आर बेसिकली केप्ट इनसाइड द कॉलम, और आउटसाइड द कॉलम टेम्परेचर प्रेशर्स आपके क्या होने चाहिए, एंड द मोमेंट द क्रूड एंटर्स द कॉलम आपके टेम्परेचर प्रेशर्स क्या होने चाहिए. अच्छा जी, आगे ये कहता है द फर्नेस डिस्चार्ज टेम्परेचर इज सफिशिएंटली हाई टू कॉज वेपोराइजेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स. देखिए जब ऑल प्रोडक्ट्स का जिक्र आता है तो गालबन आपके साथ रिफाइनरी फ्यूल गैसेस, दैट इंक्लूड्स एलपीजी, प्रोडक्ट नंबर 1. प्रोडक्ट नंबर 2, फुल रेंज नेप्था जिसको हम एफआरएन कहते हैं. एफआरएन कंसिस्ट ऑफ व्हाट? लाइट नेप्था प्लस हैवी नेप्था, यानी कि प्रोडक्ट नंबर 2 एंड इसको प्रोडक्ट नंबर 2 कह लें आप. ठीक है. सिमिलरली गोइंग डाउनवर्ड्स आपके पास स्ट्रेट रन गैसोलीन का एक कट होता है, स्ट्रेट रन गैसोलीन जिसे आप कह लें कि कच्चा पेट्रोल जिसे हम कहते हैं. ठीक है. दैट इज योर प्रोडक्ट नंबर 3. देन योर प्रोडक्ट नंबर 4 इज केरो, प्रोडक्ट नंबर 5 इज डीजल. नाउ टॉकिंग अबाउट, ये कह रहे हैं ना कि ऑल प्रोडक्ट्स विथड्रॉन अबव द फ्लैश जोन, ठीक है ना, सफिशिएंटली हाई टू कॉज वेपोराइजेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स. तो हम कोशिश क्या करेंगे, टेम्परेचर हमने एचएसडी के एफबीपी तक का लेके जाना है. दैट इज कॉल्ड, ये आप बेसिकली क्रूड को 60% ऑफ द क्रूड इज पार्शियली वेपोराइज्ड, 58% ऑफ द क्रूड इज पार्शियली वेपोराइज्ड, 55% ऑफ द क्रूड इज पार्शियली वेपोराइज्ड. दिस मींस कि आपने जो आपका हैवीएस्ट प्रोडक्ट, हैवीएस्ट लाइट प्रोडक्ट है, हैवीएस्ट लाइट प्रोडक्ट के आपने एफबीपी तक टेम्परेचर लेके जाना है फर्नेस के डिस्चार्ज का, या हम इसे दूसरे जबान में कह सकते हैं कि डिस्चार्ज लाइन टेम्परेचर फर्नेस का. ठीक है. withdrawn above the flash zone plus 20% of the bottom product. Now इधर एक और फ्लैश का जिक्र आ रहा है. The 0.2% overflash allows some fractionation to occur on the trays just above the flash zone. मैंने क्या जिक्र करा था, रेक्टिफाइंग सेक्शन का बॉटम, स्ट्रिपिंग सेक्शन का टॉप, इन दोनों के दरमियान आपका फ्लैश जोन लाया करता है. लेकिन अब वहां पे क्योंकि आपके पास एक रफ सेपरेशन टेक प्लेस करती है, एक सडन, एक कह लें कि वेपर फ्लैश आता है, द मोमेंट द पार्शियली वेपराइज्ड क्रूड एंटर्स द कॉलम, अ फ्लैशिंग टेक्स प्लेस. अब उस फ्लैश के अंदर क्या करते हैं आप कि 20% ऑफ द बॉटम प्रोडक्ट से मुराद है कि फर्नेस ऑयल को भी अगर लेट्स सपोज आप थोड़ा मतलब इतना वेपराइज कर देते हैं कि आपके उस सेक्शन का फ्लैश जोन पे जो आपके पास छींटे पड़ती हैं वो एक वॉशिंग सॉर्ट एक वॉशिंग सेंसेशन क्रिएट हो जाती है कि नथिंग गेट्स डिपॉजिटेड ऑन दोस ट्रेज, क्योंकि वो ट्रेज आपके पास फ्लैशिंग को अकोमोडेट कर रही होती हैं. और वहां पे आपके पास रीजन यानी स्पेस, एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा बेटा ट्रे स्पेसिंग का, बच्चों का आइडिया है? वन बाय वन टेल मी. ट्रे स्पेसिंग. जी बेटा, starting from roll number 1 till roll number 83. Can anyone tell me कि ट्रे स्पेसिंग क्या होती है बेटा? जी जी बेटा, बोलें बोलें. सर डिस्टिलेशन कॉलम में टेम्परेचर के लिहाज से वो ना मतलब कि जो ट्रेस लगाई होती है ना, वो सॉरी बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से. नहीं नहीं साथ, दोबारा थोड़ा जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है. कम अगेन. सर डिस्टिलेशन कॉलम में जो अपना बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से ट्रेस लगाई होती है ना, तो उसको सर मतलब देखो ट्रेस ट्रे कहते स्पेसिंग हैं. सिंपल सी बात ये होती है, मैं आपको बता देता हूँ. इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप जहन में ये रखें कि इट इज द सेंटर, मतलब द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेस. ठीक है ना, ये तो हमें आइडिया घिसा पिटा है, लेकिन आप इसको टेक्निकल टर्म्स में ये कह सकते हैं द स्पेस नीडेड फॉर वेपर लिक्विड डिसएंगेजमेंट. दोबारा रिपीट कर देता हूं, द रीजन
द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर वेपर लिक्विड डिसएंगेजमेंट, यानी कि जाहिर सी बात है वेपर आपका फ्रॉम बॉटम टिल द टॉप जा रहा है, लिक्विड फ्रॉम टॉप टिल बॉटम आ रहा है, ऐसा ही चल रहा है फिनोमेना। अब जाहिर सी बात है वेपर भी एक हद तक क्या करेगा, लिक्विड को एक्सपैंड करेगा, क्योंकि व्हाट इट इज डूइंग, इट इज क्रिएटिंग अ काउंटर करंट इफेक्ट। ये बच्चे समझ रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ? एक काउंटर करंट इफेक्ट आ रहा है ना बेटा आपके पास, यानी कि बेसिकली वेपर्स ऊपर जा रहे हैं और वेपर्स क्या करेंगे, वो लिक्विड क्या एक एक ड्रॉपलेट को डिस्प्लेस करते हुए जाएंगे। then what the vapor will do, it will basically tear out through the liquid। तो ये जो डिसएंगेजमेंट का आपके पास एक रीजन होता है ना, इसके लिहाज से आपको ट्रेस स्पेसिंग दरकार होती है। ऐसा नहीं कि आपने बेटा 2 इंच की ट्रेस स्पेसिंग रखी है, नॉर्मली आपके पास रूल ऑफ थंब होता है कि ट्रेस स्पेसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 8 इंचेस टिल 36 इंचेस, यानी कि 8 इंच से लेके आप 36 इंच तक रखते हैं। ये डिजाइन एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। ये वेपर लिक्विड के डिसएंगेजमेंट को एक दूसरे का मतलब वेपर का लिक्विड से एक तो कह लें कि गुजर मतलब जैसे एक दूसरे के साथ हम आप वक्त होते हुए गुजरते हुए जा रहे हैं तो एक दूसरे से अलग भी होंगे, उस अलग होने के दौरान जितनी आपको स्पेस रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड ट्रेस स्पेसिंग। टेक्निकल टर्म्स की बात जो बता रहा हूँ। अच्छा, द 2% ओवरफ्लैश अलाउ सम, ठीक है ये भी होगी बात। In many petroleum distillations, steam is admitted to the space in which vaporization occurs. Steam is admitted to the space in which vaporization occurs. In other words, what I'm trying to tell you is कि आप superheated steam भी use करते हैं। इसकी वजह क्या होती है? Using superheated steam, what happens? आप क्या करते हैं, आप पार्शली वेपराइजेशन मतलब सॉरी आप कह लें कि पार्शियल प्रेशर्स आप बढ़ा देते हैं। जब पार्शियल प्रेशर्स बढ़ जाते हैं तो वेपराइजेशन बढ़ जाती है। तो सिमिलरली आपके पास एक इंस्टेंस होता है, either you can enter the superheated stream along the flash zone entrance or you can enter the superheated stream from the bottom of the column। in both cases आप टेम्परेचर को बहुत एक्सीडिंगली हाई लेके नहीं जाना चाहते। देखो आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में यू कैन नॉट गो अबव 750 फ़ारेनहाइट, सॉरी ये तो वैक्यूम डिस्टिलेशन में। एटमॉस्फेरिक कॉलम में आपने टेम्परेचर्स इतने रखने हैं कि आपके लाइटेस्ट हैवी प्रोडक्ट का आपने एफवीपी अचीव कर लेना है। उस अचीवमेंट के अंदर आपने कोशिश ये करनी है कि क्रैकिंग टेक प्लेस ना करे, क्योंकि अगर आप कहते नहीं यार थोड़ा सा और वेपराइजेशन ज्यादा एक्सीड कर देते हैं, मसला नहीं है, फिर क्या होगा, क्रैकिंग इंड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक चल रहा है, आप क्रैकिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप कोशिश क्या करते हैं, लेट्स सपोज if some 2%, 3%, 4%, 5%, I'm just saying for the sake of argument, अगर आपके पास इतना रेशो रह जाता है, वेपराइज नहीं हुआ, तो आप क्या करते हैं, आप सुपर हीटेड स्टीम को एंटर कर देते हैं। दैट बेसिकली केटर्स, वो केटर करती है किसको, एक्स्ट्रा वेपराइजेशन को। हाउ, बिकॉज इट डिक्रीजेस द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द लाइट एंड्स। लाइट एंड्स के पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, the steam reduces the partial pressure in the vapor by Dalton's law। The boiling point of a material may be reduced in only two ways: the pressure may be reduced or some inert gas such as steam may be introduced। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। अच्छा, उसके बाद the distillation causes the fractions to separate in increasing order of boiling point। Do you all agree with this line? The distillation causes the fractions to separate in increasing order of the boiling point। जाहिर सी बात है बेटा, पहले lower boiling point higher volatile material separate होगा, then definitely higher boiling point material and less volatile material। The top product being highly volatile has to be condensed in a refluxed condenser, discuss करा हुआ है हमने। Some portion of the condensed fraction goes back as reflux, already know, to increase the purity of the top product and also to keep the column in thermal balance। All other fractions from the side draw products of the distillation column, their fractions are usually classified as heavy naphtha, kerosene, gas oil। Gas oil can be termed as diesel। Bottom product of our atmospheric column is now again routed through a furnace to reach a temperature of 350 to 400 centigrades and is allowed to flash in a vacuum column। Now, why do you need a temperature of 350 to 400 centigrades? Because the products you need cannot be separated at atmospheric pressure। So what you do is you take the remaining bottom product, you take it and you throw it into another column in which
द प्रेशर्स आर सब एटॉमिक प्रेशर्स, यानी कि प्रेशर्स आपका जहाँ पे 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी था, दैट रिड्यूसेस एक्सट्रीमली टू as low as 10 millimeters of mercury, 5 millimeters of mercury. आप समझ रहे बेटा, स्केल सबको पता है ना बेटा प्रेशर का, 760 millimeters of mercury is equal to 1 atm which is equal to 14.7 psi which is equal to 1 bar. ये प्रेशर की बेटा आपको पता है ना बेटा, कोरिलेशंस। मैं उस लिहाज से बात करूं ताकि न्यूमेरिकली आपको समझने में आसानी हो कि 760 millimeters of mercury is atmospheric pressure, we are reducing it to what, 10 millimeters of mercury. अच्छा, ये क्यों की जाती है? फॉर हैवी डीजल, लुब्रिकेशन ऑयल कट्स, प्रेशर डिस्टिलेट्स, ठीक है, ये भी हो सकती है चीजें। उससे पहले बेटा यहाँ तक हम यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेट अफाइम की किताब खोल लेते हैं, ठीक है बेटा। अफाइम की किताब से थोड़ा देखते हैं जरा। यहाँ तक सब बच्चे सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया। स्लाइड का कौन सा बेटा? 22 स्लाइड। अच्छा, the top product being highly volatile has to be condensed in a reflux condenser. Now what is there that cannot be understood by you बेटा? देखो टॉप प्रोडक्ट आपको क्या होगा, मैंने आपको एक चीज कल बताई थी बेटा लास्ट क्लास के अंदर। इफ यू टॉक अबाउट लोकेशन से देखें, अब विजुलाइज करो, जस्ट विजुलाइज द लोकेशन। मैं आपको एक सेक्शन बताऊंगा कॉलम का, आपने उसको विजुलाइज करना है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप साइड ऑफ द टॉप पोर्शन ऑफ द कॉलम, यानी कॉलम के टॉप का ओवरहेड का जिक्र कर रहा हूँ। दैट मींस it has low carbon chains, high volatility, low boiling points, यानी कि ऑटोमेटिकली ये सब चीजें किसको मुद्देनजर रखती है कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। और वो चीज जाहिर सी बात है, जितना वेपर वो एक्यूमुलेट होगा एक्यूमुलेटर में आके, इट इज डेफिनेटली इट नीड्स टू बी कंडेंस्ड आउट। रिफ्लेक्स कंडेंसर में क्या होगा, हम कंप्लीटली कंडेंस करने की कोशिश करेंगे जितने वेपर ओवरहेड से निकल मिल रहे हैं। उसके अंदर क्या करेंगे, half of the liquid is rerouted towards the column again as reflux and half of the liquid is withdrawn as distillate. Simple as that. बेटा बच्चों से बोले जरा जल्दी आ जाए, 9 बज गए हैं, बच्चे अभी भी आ रहे हैं क्लासों में। काइंडली बेटा सबको एक मैसेज कर दें, जल्दी आ जाएं। बार बार मुझे ना बेटा फिर आपके लेक्चर को बंद करके फिर आपको जो ना एडमिट करना पड़ता है। अच्छा जी, आगे चले, इसको बंद कर देते हैं अभी, ठीक है। अभी हम बुक खोल के देख लेते हैं। जस्ट अ मोमेंट। बच्चे आप लोग को समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही सर के ऊपर से चीजें गुजर रही हैं। सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ। गुड है बेटा, थोड़ा ही समझना, ज्यादा नहीं समझना, रोजा लगना शुरू हो जाएगा वरना। अच्छा जी, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज, ये चैप्टर 2, मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 2 आप लोग के साथ डिस्कस हो चुका है। ये चैप्टर 2 के अंदर बेटा ब्रेक इवन, ये सब चीजें मैंने मेंशन करी हुई हैं, ये सब चीजें। और जितनी बेटा ये एग्जांपल्स इन चैप्टर नंबर 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 3.1 एंड गोइंग टुवर्ड्स 3.6, दीज ऑल आर कंसिडर्ड, ठीक है ना। ये बेटा आप लोगों ने करनी है 3.1 से आगे जितनी भी चलती जा रही हैं। अच्छा, उससे पहले अब हम करेंगे क्रूड डिस्टिलेशन, ठीक है जी। अब स्टार्टिंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ द रिफाइनरी, जिसे हम कहते हैं हार्ट ऑफ रिफाइनरी कहलाता है, जो क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट है, क्या है, किस तरह है। उससे पहले आप लोग के साथ एक और चीज शेयर कर देते हैं अगर आपको अच्छा लगे। गालवन, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, जो आपके साथ प्रेजेंटेशन अभी शेयर कर रहा हूँ ना बेटा, ये आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा बाद में, लेकिन आप इसको थोड़ा सा देख लें। बुक्स पे जाने से पहले हम थोड़ी एक नई चीज देख लेते हैं। सब बच्चों को नजर आ रही बेटा स्लाइड शेयर होते हुए? जी सर, नजर आ रही। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनिशियल फेज पे थोड़ा सा एमसीआर के बारे में, ठीक है ना। हम पाक अरब रिफाइनरी के बारे में जिक्र करते हैं, क्योंकि क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट का जिक्र आ रहा है, तो मैंने बोला आपके साथ पहले वो जिक्र हो जाए थोड़ा सा, फिर अब बुक की तरफ चले जाते हैं। ये प्रोजेक्ट क्या कॉस्ट करता था? दैट कॉस्टेड अराउंड $886 मिलियन, ठीक है ना। कमीशन इन 2000, द वर्क स्टार्टेड अराउंड 1974, जो पाइपलाइन आपकी स्टार्ट हो गई थी। इससे हट जाते हैं। दिस इज व्हाट पाक अरब रिफाइनरी इज राइट नाउ, ठीक है ना। द क्रूड डिस्टिलेशन हैविंग at that time it was the largest refinery in Pakistan. अब तो बाइको मतलब अब तो बेसिकली बाइको आपकी the largest refinery in Pakistan है, जो ऑपरेट कर रही है with 2 plants. One plant having a capacity of 120
1000 बैरल्स पर स्ट्रीम डे और दूसरा है 55,000 बैरल पर स्ट्रीम डे। अच्छा, ये पाक अरब रिफाइनरी का आपके सामने बिल्कुल एक जने स्कीम गिवन है, ठीक है ना, कि वहां पे दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी, इट इज नॉट एन इंटीग्रेटेड रिफाइनरी। देखो, एक सिंपल रिफाइनरी होती है, एक कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी होती है। इंटीग्रेटेड रिफाइनरी का जब जिक्र करेंगे तो आपके डाउन स्ट्रीम पे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन का जिक्र आ जाता है। यहाँ पे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन नहीं हो रही, ये ध्यान में रखिएगा। हम जिक्र करते हैं क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट का, ठीक है ना। इट आल्सो हैज प्लेटफॉर्मर, कंटीन्यूअस कैटलिस्ट रीजनरेशन, सल्फर रिकवरी, एसआरयू, एलपीजी, मिरोक्स, मर्केप्टेंट्स की ऑक्सीडेशन, नैप्था हाइड्रोट्रीटर, गैस कंसंट्रेशन यूनिट, and along with that we have diesel maximization unit that contains the catalytic and thermal sections also. विस ब्रेकर भी यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, उसके आगे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स क्या क्या निकल रही है, जैसा कि आप सबको पता है फ्यूल गैस होती है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पाक अरब रिफाइनरी, इट आल्सो प्रोड्यूसेस सल्फर, ठीक है ना। यहाँ पे सल्फर एडिशनल निकलता है आपके पास, क्योंकि सल्फर रिकवरी यूनिट वन ऑफ इट्स काइंड ओनली इन पाकिस्तान इज इंस्टॉल्ड इन पाको। अच्छा, ये डेटा पुराना है, ठीक है ना, इस लिहाज से डेटा बहुत पुराना है। ये पाकिस्तान रिफाइनरीज नाउ ऑपरेटिंग एट 55-58, नेशनल रिफाइनरीज ऑपरेटिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 65 प्लस, ठीक है ना। अटक भी आपकी 40 प्लस 45 प्लस जा चुकी है। और ये बोसीकार जब आपका इनिशियल प्लांट था 30 का, दिस 30,000 बैरल्स पर स्ट्रीम डे रिफाइनरी करंटली रनिंग एट 55। तो ये बहुत पुराना डेटा है, लेकिन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ किस लिहाज से कि व्हाट इज हैपनिंग करंटली इन द मार्केट। बुक आप पढ़ लेंगे, डेटा आपके साथ शेयर हुआ हुआ है। आपको सिर्फ एक इंसाइट देना चाह रहा हूँ कि इनिशियली मतलब व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, कंपनीज किस लिहाज से चल रही हैं। अच्छा, डीगैस रॉ पेट्रोलियम दैट हैज बीन रिमूव फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ऑलरेडी अंडरस्टूड। पाको इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम मिडिल ईस्ट, सम लोकल क्रूड इज आल्सो प्रोसेस्ड। क्रूड ऑयल इज, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कराची टू एमसीआर साइट एट कसबा गुजरात थ्रू अ डेडिकेटेड पाइपलाइन ऑफ 864 किलोमीटर्स, ठीक है। पंप का आ गया। अच्छा, क्रूड की फीड कंपोनेंट्स क्या क्या है, किस किस क्रूड का आप रेशो लेके चल रहे होते हैं। नॉर्मली 70-30 का रेशो होता था, 70% अरेबियन लाइट एंड 30% अपर जाकम। ये अपर जाकम मरबन ये मिक्स होता था, यानी अरेबियन लाइट सऊदीया, अपर जाकम अबू धाबी, मरबन कतर। लोकल क्रूड आपका जो कि प्रोड्यूस हो रहा है, कंडेंसेट जो कि फील्ड से आपके पास निकल रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, प्राइमरी यूनिट्स हो गया, ठीक है। दो केसेस हैं बेटा, दो केसेस किस लिहाज से? अरेबियन लाइट क्रूड है 100% के लिहाज से वो 70-30 का रेशो है अपर जाकम और मरबन का। वाई ये रेशो ब्लेंड क्यों किए जाते हैं बेटा? टू मैक्सिमाइज द कंसर्न प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स आपको मैक्सिमाइज करने होते हैं, ये रेशोज उसके लिहाज से चल रहे होते हैं। अच्छा, अब इम्प्योरिटीज का जिक्र करते हैं। Crude distillation is very simple beta. What you are doing is basic distillation. By default definition से क्या मुराद है? Separation on the basis of boiling point. That is what is happening inside the crude distillation unit. But before that, we also need to talk about the impurities present in the crude oil. In crude oil, we have two types of impurities. One can be oleophobic impurities that has a lacking an affinity of oil, ठीक है ना, for oil. और दूसरी ओलियोफोबिक एंड ओलियोफिलिक होती हैं। ओलियोफोबिक के अंदर आपके पास कौन कौन सी आ जाती हैं? सॉल्ट्स, वाटर, सेडिमेंट्स। द सॉल्ट कंटेंट is basically identified as PTB, that is pounds per 1000 barrels of oil. The water content normally in the crude is approximately 0.1 to 2% volume by default जो होता है। अच्छा, given that dehydration क्रूड की आप कर चुके हैं अपस्ट्रीम कंडीशन पे, यानी अपस्ट्रीम जहाँ पे फील्ड पे आपने निकाला था क्रूड, एक्सट्रैक्ट आउट करा था फ्रॉम द ग्राउंड, व्हाट यू डिड वाज यू बेसिकली allowed the crude to go through a dehydration process. वो उसमें क्या हुआ, आपका मेजॉरिटेटिव जो चंक था आपका वाटर का, दैट इज डिहाइड्रेटेड, ठीक है। इफ समवट वाटर इज प्रेजेंट, आपके पास अलाउएबल लिमिट क्या होती है? 0.1 to 2 वॉल्यूम परसेंट, क्योंकि आपने बाद में वाटर को ऐड अप करना होता है। ये वाटर ऐड अप क्यों करते हैं बेटा? कैन एनीवन टेल मी? हम वाटर को बाद में ऐड भी करते हैं, और कितना परसेंट ऐड करते हैं, कोई बताना पसंद करेगा बेटा? डिफॉल्टिंग के लिए करते हैं। एग्जैक्टली करते हैं, लेकिन कितना परसेंट करते हैं अंदाजन? देखो, रूल ऑफ थंब इज 5% ऑफ द टोटल फीड चार्ज, 5% ऑफ द टोटल फीड चार्ज, यानी कि अगर 1000
1 लाख बैरल की आपकी प्लांट है तो आपने 5% 1 लाख बैरल का क्या हो गया 5000 बैरल. दैट मच वाटर नीड्स टू बी मिक्स्ड विद द क्रूड. अब इसकी क्या वजूहत है मैं भी आपको बता देता हूँ. अच्छा, यहाँ तक सब बच्चे साथ चल रहे हैं मेरे साथ. चीजें मेरा ख्याल है कि मुश्किल नहीं है, समझ आ रही है बेटा सबको, या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? जी बेटा 50 बच्चे बैठे हैं, सबको दिक्कत नहीं हो रही? चलें जी आगे बढ़ते हैं. अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड्स, हमने ओलियोफोबिक का देख लिया, अब आ जाते हैं ओलियोफिलिक पे. ओलियोफिलिक इम्प्योरिटीज क्या कहलाती हैं बेटा? दैट इंक्लूड्स सल्फर कंपाउंड्स. हम जिक्र कर लेते हैं सल्फर कंपाउंड्स में किस किस कंपाउंड्स का जिक्र आता है. सल्फाइड्स, डाइसल्फाइड्स, थायोफीन्स. ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स दैट इंक्लूड्स निकल, वैनेडियम, आयरन एंड आर्सेनिक. ये 4 आपके पास मेन होते हैं जो कि मौजूद होते हैं. सल्फर की रेंज कितनी होती है आपके पास? 0.1 to 58% सल्फर आपके पास मौजूद होता है. ठीक है. 5% से ज्यादा आप इंपोर्ट ही नहीं करते. उसकी वजह क्या बेटा? सल्फर ज्यादा होगा तो क्या वजह है? क्रूड तो सस्ता मिलेगा. कोई बच्चा सर बताना शोर पसंद हो करेगा? जाएगा। सौर खट्टा सर हो जाएगा, शोर बिल्कुल सही है. ठीक है. इसके अलावा कोई बेटा कोई अक्लमंदाना बहस कोई करना चाहे? सर ज्यादा इसकी सल्फर इसकी सर ट्रीटमेंट शोर महंगी हो हो जाएगी सर. जी सर, सिस्टम नहीं पाकिस्तान में। कम अगेन. सर उसकी ट्रीटमेंट महंगी हो जाएगी सर. ट्रीटमेंट महंगी हो जाएगी. इसको और टेक्निकल अल्फाज में बयान करो. बात सही कर रहे हो. सर जो जैसे सर जो उसका वो करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे सर, उसके लिए हमें और वो लगाने पड़ेंगे, प्रोसेस लगाने पड़ेंगे उसके लिए, सल्फर को रिमूव करने के लिए. प्यूरिफिकेशन नहीं बेटा, गलत अल्फाज गलत है मतलब ये. प्यूरिफिकेशन नहीं. देखिए बेटा आप ये कह सकते हैं, इसको देखो सिंपल कर लो, इसको कहो कि आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सर दरअसल मसला ये है कि हमारे पास कैटलिस्ट का बहुत यूज हो रहा होता है. अब हमारे पास कैटलिस्ट का जो पॉइजन है वो ये सल्फर है. सिंपल इज दैट. मतलब हमने कैटलिस्ट की डीएक्टिवेशन को रोकना है. कैटलिस्ट ऐसी चीज है जो कि प्रोलॉन्गड टाइम पीरियड्स के लिए आप खींच सके. मतलब कैटलिस्ट जब आपने खरीद दिया ना बेटा, तो कोशिश ये करनी कि आपने इसका ऑपरेशन मेमनो की तरह चलाना है कि आपका कैटलिस्ट कम से कम डीएक्टिवेट हो. क्योंकि बेटा ये बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. क्योंकि इसके अंदर आपके पास है ना, कह लें कि नोबल मेटल्स होते हैं. प्लेटिनम होता है बेटा, रुबीडियम होता है. ठीक है ना, ये एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं. अच्छा, उसके अलावा इसकी रेंज कितनी आपके पास अलाउड होती है? दैट इज 5 to 400 ppm. ppm स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है. नैप्थेनिक एसिड्स की आपके पास रिक्वायरमेंट होती है 0.03 to 0.4 वॉल्यूम परसेंट. बहुत कम होती है, ज्यादा नहीं कह सकते. ठीक है जी. अच्छा, उसके अलावा आपके पास गालबन और क्या जिक्र आता है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स का. यू हैव अ ससेप्टेबिलिटी रेशियो ऑफ 0.06 to 15 वॉल्यूम परसेंट. ठीक है बेटा. बेटा ये माइक काइंडली ख्याल करें जरा. जजाकल्ला जजाकल्ला. अच्छा जी. Now coming towards the non-acidic oxygen compounds, it contains what? It can contain oxalic acid, it can contain acidic, मतलब acids की बेतहाशा चीजें हो सकती हैं. ठीक है ना. ऑक्सीजन कंपाउंड्स का जिक्र कर रहे हैं तो हमारे पास एसिड्स का जिक्र आ जाता है. That is around 0 to 28%. अच्छा, then coming towards raisins, these oleophilic impurities are soluble in crude oil and cannot be effectively removed by electrical desalting methods. ठीक है ना, ये तो अंडरस्टूड सी बात है. Oleophobic, oleophilic. Oleophilic cannot be removed. Oleophobic can be removed on the application of what? Electricity. Now, why electricity is used along with water? Because water, being a universal solvent, has the tendency to support the transfer of electricity from one point to another. जाहिर सी बात है बेटा, इलेक्ट्रिक अपने फील्ड बरकरार रखनी है तो आपके पास एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा. डू यू एग्री विद दिस थिंग? एग्री करते हैं बेटा जो मैं बता रहा हूँ? यस अच्छा, उसके आगे क्या कहते हैं? क्रूड एसे का जिक्र आ गया. जैसा कि मैंने आपके पास पहले भी जिक्र करा था, अरेबियन लाइट है, उसका एक अपडेट दी हुई है. इट हैज API gravity of 33. The sulfur weight percent is 1.82. They can lower than 2%. Lower than 2%, not more than 2%. Even though we have right now हमारे पास एक क्राइटेरिया ये भी आ गया, हम 2.5% तक भी अलाउ कर देते हैं. ठीक है.
लेकिन स्टिल आगे नाइट्रोजन कितना वेट परसेंट है, सीसीआर। व्हाट इज सीसीआर बेटा? ठीक है बेटा, ये जिसका ये गाना चला था ना उसको मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा जी, व्हाट इज सीसीआर बेटा? प्लीज टेल मी। सीसीआर स्टैंड्स फॉर, सर कोई एक बच्चा। रिफॉर्मिंग गुड गुड गुड, एनीवन एल्स? रिफॉर्मिंग जबरदस्त जबरदस्त, कोई और बच्चा बताना पसंद करेगा? जी 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 बेटा, बोलें बोलें। बेटा कोई बताना पसंद करेगा कोई? सीसीआर स्टैंड्स फॉर एनीवन बेटा, एनीवन? रोल नंबर 1 2 5 6। रेजिड्यू सर को रेजिड्यू करके बता रहा हूं। It is called Conradson carbon residue. Conradson carbon residue, ठीक है ना? Cough इसको लुकअप residue कर लो, ठीक है ना? Conradson carbon residue कहते हैं इसको। कोफ रेजिड्यू Conradson, इसको CCR को देख लीजिए बेटा खोल के। Then coming towards ash, then we have water, salt, wax. Tan क्या है बेटा? Tan कोई बताना पसंद करेगा? मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पर ग्राम। What is tan? टोटल स्लाइड एसिड चली नंबर। गई है। अच्छा लाइट चली गई है बेटा, स्लाइड शो नहीं हो रही है। सर स्लाइड शो नहीं होती। लाइट शो नहीं हो रही बेटा। बोलने बोलने बेटा। रोल टोटल नंबर एसिड 85। सर। हाँ टोटल एसिड नंबर बेटा। रोल नंबर 85 कहाँ पे है? रोल नंबर सर 85 प्रेजेंट बेटा। ये अब सर। एक दफा गाना चल गया है, अब ये आइंदा जो है ना 17 तारीख तक गाना नहीं चलना चाहिए बेटा, वरना तुम्हें मैं क्लास में बैठने नहीं दूंगा। ठीक है बेटा? मैं सर तुम्हें वो परमानेंटली बैन कर दूंगा। आई डोंट केयर बेटा, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ बैठ के बेटा तुम लोग को कंट्रोल किस तरह करूं फिर? तुम नहीं सुनोगे तो बेटा मैं परमानेंटली बैन कर दूंगा, ये ध्यान में रखना बेटा। और जब मैं बैन करूंगा तो मैं वाकई बैन कर दूंगा, ख्याल रखो बेटा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास मेटल का जिक्र आ जाता है कि पीपीएम में कितना मौजूद हो सकता है। ऑफिशियल लेवल पे देखा जाए तो निकल इज अराउंड लाइक 4 ppm, वेनेडियम 14, आयरन, सोडियम, इस लिहाज सर से। जी जी सर एक बार सीसीआर का थोड़ा एक बार ओवरव्यू दे दीजिएगा कि क्या चीज़ है, इसलिए। ये कॉन्डेंसन का ये टोटल कार्बन रेजिड्यू कंटेंट जो आपका होता है ना क्रूड का, जो ये कॉन्डेंसन एक बेसिकली एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना? कॉन्रेडसन गोरे का नाम है। वो गोरे ने क्या इजाद करा था? कार्बन रेजिड्यू देखना चाह रहा था कि कितना कार्बन रेजिड्यू मौजूद होता है, ठीक है ना? ये उसकी एक सर्टेन रेंज है जो आपके सामने गिवन है, इसको नेट पे देख लीजिएगा बेटा। अच्छा चलें अब आगे बढ़ते हैं, क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है ना? कि व्हाट इज अ क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट, क्योंकि इसके अंदर देखें बेटा, मैं ये स्लाइड इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इट इंक्लूड्स द डिसॉल्टिंग साइड, द प्रीहीटिंग साइड, मतलब हर लिहाज से आपको एक ओवरऑल पैकेज नजर आ जाएगा। अच्छा, क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट कन्वर्ट्स द रॉ क्रूड ऑयल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। अंडरस्टूड सी बात है। प्रोडक्ट क्या क्या निकल रहा है बेटा यहाँ से? अनस्टेबलाइज्ड नेफ्था, एंड वी बेसिकली नेम इट एज फुल रेंज नेफ्था, ठीक है ना? केरोसिन, स्ट्रेट रेंज डीजल एंड रिड्यूस क्रूड, और यू कैन से atmospheric residue. Acha, now the plant duty of crude distillation unit, it includes how many sections? The first section is the crude charge and preheat section. Crude charge यानी कि starting from the storage tank, as along the line it goes to the preheat section. फिर उसके बाद crude desalter section, crude charge heater section, then the crude column and side cut product section, which further includes the reduced crude section, diesel section, kerosene, naphtha pump around crude column overhead. आगे बढ़ते हैं, कहना क्या चाह रहा है? This is what it is trying to tell you कि crude distillation unit किस लिहाज से चल रहा है। यानी crude enters the heater, it goes to a certain temperature, it is then inserted into a distillation column from the overhead system. You can see आपके पास क्या होता है, एक्यूमुलेटर पे नेट गैसेस निकल के जीसीयू पे चली जाती हैं, रिमेनिंग नेफ्था आप कहाँ लेके चले जाते हैं? जीसीयू की तरफ।
फिर आपके पास एक कैरो स्ट्रिप, साइड स्ट्रिपर लगा हुआ है कैरो के लिए और एक लगा हुआ है डीजल के लिए, ठीक है। उसके आगे ड्रॉ ऑफ टेम्परेचर भी आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, सेंटीग्रेड्स के अंदर। अच्छा, ये वेरी करता है, ये क्रूड टू क्रूड वेरी करता है, लेकिन इसकी जो कट्स की रेंज है ना बेटा आपके पास नेफ्था की, कैरो की, डीजल की और ये क्रूड्स की, रेड्यूस क्रूड की, ये समवट जो ना बेटा इन लाइन आती हैं, ठीक है ना। रेशो मतलब थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होगा, +5 +10 का आप जिक्र कर लें, या -10 -5 का जिक्र कर लें। अच्छा, केमिकल्स बीइंग डोज्ड एट द CDU, ठीक है ना। देखिए कितने केमिकल्स का जिक्र आ रहा है, इस पे हम बहस बाद में कर लेंगे, लेकिन आपको सिर्फ आइडिया देना चाह रहा हूँ। एनहाइड्रस अमोनिया, वेयर इट इज इंसर्टेड फ्रॉम द, मतलब वो ओवरहेड की जो आपकी लाइन है ना बेटा, इट इज इंसर्टेड ऑन दैट एंटीफाउलेंट। व्हाई? even though the desalter promises you 99% of salt removal, still that 1% is also like responsible for scaling and falling inside the exchanges. So what you do is you also enter the antifoulant, फिर आप demulsifier डालते हैं। now why demulsifier is being added? क्योंकि आपने emulsion create करी थी। आपने emulsion कैसे create करी थी? आपने डिसॉल्टर से पहले आपके पास एक PDV लगा होता है, that is called a pressure differential valve. Now what does the pressure differential valve do? वो क्या करता है? वो वाटर को किसके साथ मिक्स करता है? क्रूड के साथ। अब वो इंसर्शन पॉइंट इस लिहाज से रखा जाता है क्योंकि आपके पास देखें एक हाई फ्लो रेट पे क्रूड पंप होता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। हाई फ्लो मतलब हाई प्रेशर पे आ रहा है। उस प्रेशर पे आप पानी को इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है कि इमिसिबल लिक्विड्स आर बेसिकली समवट मिसिबल, यानी कि लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं। वो लेयर्स आप क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपने डिसॉल्टिंग के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से गुजारना होता है। वहां पे आपके पास प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट्स बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। फिर उसके बाद फॉस्फेट भी आ जाता है, इस्तेमाल होता है। फॉस्फेट को क्यों यूज किया जाता है? पीएच कंट्रोल करने के लिए, क्लोराइड के लिए, सिलिका के लिए, कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है बेटा। मेजर इक्विपमेंट्स का जिक्र आ गया, वो आपके सामने जिक्र हो गया। Now this is what a two-stage electrical desalting looks like. ये PNID आपके साथ नजर आ रही बेटा सब बच्चों को? यस सर। PNID बेटा, अच्छा अब देखिए इस PNID को आप नोट डाउन करें। The raw crude enters the mixing column, mixing valve, ठीक है ना। mixing valve के अंदर the moment it enters, आपके सामने देखिए LCs लगी हुई हैं। LCs का पता है ना बेटा, LC के साथ एक डॉटेड लाइन आ रही है नीचे वॉल्व के साथ, LC इज लेवल कंट्रोल, ठीक है ना। ये लेवल कंट्रोल किसके साथ लगा हुआ है बेटा? कैस्केड हुआ हुआ है, ये FCV के साथ हुआ हुआ है। LC इज कैस्केडेड विथ व्हाट? FCV। ये क्या है? फ्लो कंट्रोल वॉल्व है। जैसे ही लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा, वॉल्व नीचे वाला क्या होगा? बंद होना शुरू हो जाएगा ताकि लेवल मेंटेन रहे। लेवल बहुत ज्यादा एक्सीड हो गया तो वॉल्व नीचे से ओपन होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप समझ रहे बेटा कॉन्सेप्ट? ये कैस्केडिंग चल रही है, इंस्ट्रूमेंटेशन का जिक्र बता रहा हूं आपको। ऊपर आप टॉप से देखें बेटा, प्लांट वाटर कहां से आ रहा है, स्ट्रिप्ड वाटर कहां से आ रहा है। नाउ क्रूड एंटर्स फ्रॉम हियर, साथ साथ आपने ये देख रहे हैं नीचे से एक लाइन मिक्सअप हो रही है पीडीसी से पहले, ये वाटर है। इस जगह पे आपके पास प्रेशर ड्रॉप स्टार्टिंग फ्रॉम 15 to 30 psi तक आप देते हैं, यानी इतना एक्सट्रीम प्रेशर ड्रॉप होता है ताकि आप मिक्सिंग करा दें। जंगली मिक्सिंग कहते हैं ना, विग्रस मिक्सिंग। वो विग्रस मिक्सिंग कराने का मकसद ये होता है, इवन दो वाटर इज इमिसिबल विथ क्रूड, बट स्टिल व्हाट यू ऐड, आप एक केमिकल डालते हैं इमल्सिफायर। आप इमल्सिफायर डालते हैं क्यों है? ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए। मिक्सिंग का फायदा क्या मिलेगा आपको? आप सॉल्ट्स को प्रेसिपिटेट बड़ा इजी तरीके से कर सकेंगे। तभी आप देख लेंगे बेटा इसी क्रूड के नीचे से क्या जा रहा है? ब्राइन का फ्लो दिखा रहे हैं। ब्राइन क्या होता है बेटा? सॉल्ट सॉल्यूशन है। एंड फ्रॉम द टॉप 95% of the salts are removed in the first stage. It goes towards the second stage. Second stage में 99% तक चली जाती है कहानी। अच्छा, प्रोसेस वेरिएबल्स ऑफ डिसॉल्टर्स, यहाँ पे रुकते हैं बेटा, ठीक है। स्ट्रेट अवे अब आ जाएं आप लोग बुक के ऊपर, ठीक है ना। बुक पे आ जाएं। शेयर है बेटा सब लोग के साथ? बुक शेयर हुई भी है? जी सर। यस सर। कॉलम प्रेशर हम जिक्र करते हैं, एक सेकेंड। डिसॉल्टिंग प्रोसेस से पहले, दिस इज व्हाट द इनसाइड ऑफ अ डिसॉल्टर लुक्स लाइक। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था।
देखिए मैंने इम्प्योरिटीज बता दी, मैंने आपको ये बता दिया कि भाई किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं। ये इसके इंटरनल्स को आप नोट डाउन करें। अब इंटरनल्स को नोट डाउन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रूड, ठीक है ना। क्रूड एंटर्स, एक मिक्सिंग बॉल आपके सामने मेंशन हुआ हुआ है, वाटर क्रूड इमल्जन, it goes inside the dissolter. Now what does the diffusion valve do? अब देखें, इसी वाटर क्रूड इमल्जन से पहले या मिक्सिंग वॉल से पहले मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से इमल्सिफायर डाल दूं, क्योंकि बजा औकात ये प्रेशर is not sufficient enough to create an emulsion, so that's why you add chemicals named as emulsifiers, ताकि आपके पास emulsion create हो जाए। emulsion create हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है ना। E1 एंड E2 ये आपने पोटेंशियल रखा हुआ है दोनों के दरमियान। अब पानी भी है, फिर आप करते क्या है, आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो आउट कराते हैं। नाउ व्हाट डज द इलेक्ट्रिसिटी डू? ये सॉल्ट्स को प्रेसिपिटेट कर देती है। किस तरह से? हम जरा बुक पढ़ के देख लेते हैं, बुक हमें कहती क्या है। बुक कहती है कि normally when the crude oil enters the unit, it carries with it some brine in the form of very fine water droplets emulsified in the crude oil. ये ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, जैसा कि मैंने जिक्र करा था, पानी कितना होगा 0.1 से 2% तक। The salt content of the crude measured in pounds per 1000 barrels (ppb) can be as high as 2000. Desalting of the crude is an essential part of a refinery operation. The salt content should be lowered to between 5.7 to 14.3 kg per 1000 meter cubes, that is 2 to 5 ppb. Poor desalting has the following effects: salt deposits inside the tubes of the furnace and on the tube bundles of heat exchangers, creating falling, thus reducing the heat transfer efficiency. Corrosion of overhead equipment. The salts carried with the product acts as catalyst poison in catalytic cracking units. यानी कि similarly नमक का कंट्रोल हमने नमकियात का कंट्रोल नहीं करा तो ये बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल होगा इन अ लॉन्गर रन। अच्छा, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स कैसे होंगे ये तो आप पढ़ ही सकते हैं। अच्छा, अब जिक्र करते हैं डिसॉल्टिंग प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द डिसॉल्टिंग प्रोसेस? टू रिमूव द सॉल्ट्स फ्रॉम द क्रूड ऑयल, द वाटर इन ऑयल इमल्जन। देखें, ऑयल इन वाटर नहीं है, वाटर इन ऑयल है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑयल इन वाटर नहीं है, वाटर इन ऑयल, क्योंकि ऑयल का नॉर्मल फ्लो के अंदर आप वाटर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये दो पॉइंट्स जो ये दो कह लें वर्ड्स हैं बेटा, इसको बड़ा सोच समझ के आपने समझना है कि वाटर इन ऑयल है, ऑयल इन वाटर नहीं है। हैज टू बी ब्रोकन। अब आपने इमल्जन क्रिएट कर दी, नाउ दैट इमल्जन हैज टू बी ब्रोकन। जाहिर सी बात है, आपने इमल्सिफायर इतना ज्यादा नहीं डाल देना कि बाद में बेटा आप डीमल्सिफिकेशन ही नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि आपने अगर एक ससेप्टेबिलिटी इतना आपने रेंज छोड़नी है कि भाई आपने उसको बाद में क्या करना है, आपने उसको डीमल्सिफाई भी करना है, अलग भी तो करना है ना। जाहिर सी बात है, पानी को हर जगह तो कैरी ऑन नहीं कर सकते ना बेटा। पानी एड अप क्यों करा था, पानी मिक्स क्यों करा था? ताकि मेजॉरिटी चंक नमक का होगा वो हम रिमूव कर सकें। अच्छा, उसके आगे क्या कहता है? उसके आगे ये कहता है कि भाई thus producing a continuous water phase that can be readily separated as a simple decanting process. The process is accomplished through following steps. अब देखिए आपके पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं: वाटर वॉशिंग, हीटिंग, कोलेसेंस, ठीक है ना। वाटर वॉशिंग पे आते हैं। वाटर इज मिक्स्ड विद इनकमिंग क्रूड ऑयल। देखें, वही बात बता रहा था, इनकमिंग क्रूड ऑयल, वाटर को आप इंसर्ट करते हैं। अच्छा, उसके आगे द वाटर डिसॉल्व्स द सॉल्ट क्रिस्टल्स and the mixing distributes the salts into the water, uniformly producing very tiny droplets. Demulsifying agents are added at this stage to aid in breaking the emulsion by removing the asphaltenes from the surface of the droplets. Now coming towards the heating. अब देखें, ये प्रोसेस हीट सेंसिटिव होता है। ये प्रोसेस हीट सेंसिटिव होता है क्योंकि बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 200 फ़ारेनहाइट 250 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर लेके चले जाएं। At the end, crude oil contains a mixture of thousands of components. अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। डिसॉल्टिंग में बेटा आपने वेपोराइजेशन नहीं करानी, ये वो स्टेप है जहाँ पे वेपोराइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपने टेम्परेचर्स बहुत कंट्रोल लेके चलने हैं। The crude oil temperature should be in the range of 48.9 to 54.4 centigrade, that is 130 Fahrenheit. In some cases 150 Fahrenheit maximum 150 Fahrenheit. Since the water oil separation is affected by the viscosity and the density of the oil.
Now point number 3, coalescence. The water droplets are so fine in diameter in the range of 1 to 10 micrometers. वाटर ड्रॉपलेट इतने फाइन होते हैं बजा औकात कि 1 से 10 माइक्रोमीटर उसकी रेंज होती है, दैट दे डू नॉट सेटल बाय ग्रेविटी, इवन दो हमने जहन में रखा हुआ है कि यार ये डिकेंटिंग सिंपल एक ना सेटलिंग प्रोसेस भी हो सकती है, लेट्स सपोज, लेकिन अगर आपके पास कोलेसेंस इतनी हद तक चली जाए तो ये बेटा बाय ग्रेविटी नहीं सेपरेट हो सकती, ठीक है ना। कोलेसेंस प्रोड्यूसेस लार्जर ड्रॉप्स दैट कैन बी सेटल्ड बाय ग्रेविटी. This is accomplished through an electrostatic electric field between two electrodes. ठीक है ना, बिजली आप इंट्रोड्यूस करा देते हैं. अच्छा, बिजली कितनी इंट्रोड्यूस करानी होती है? मैक्सिमम टू 30,000 वोल्ट्स तक की बात आती है, ठीक है। यहां तक बच्चे साथ चल रहे हैं बेटा, या बहुत तेज जा रहा हूं? जी बेटा, बेटा कोई बोलना पसंद करेगा या सब सो रहे हैं अभी? साथ हैं थोड़ा थोड़ा, जो चीज समझ नहीं आ रही फिर उसके साथ साथ गूगल कर रहे हैं। वैसे बेटा इतना आसान, ये टॉपिक अभी तो बहुत ही आसान चल रहा है वैसे। बहरहाल अच्छा देखें बेटा, मैं सर जी जी बच्चे, जी बच्चे। सर मेरे थोड़े क्वेश्चंस हैं, मैं पूछ लूं? जी जी बच्चे पूछें पूछें, बिल्कुल पूछें। सर थोड़े मतलब वो प्रीवियस 2 लेक्चर्स आपने लिए ना उस रिलेटेड है। सर सबसे पहले तो मुझे बताएं कि हम लोग ना पढ़ रहे थे कि जो नॉर्मल पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है और ल्यूब ऑयल होता है उसमें मेन फर्क क्या है? देखो फर्क आता है बेटा विस्कोसिटी का आता है, मेन चीज। देखो ल्यूब्स आपके पास निकलती कहाँ से? ल्यूब्स आपके पास एटमॉस्फेरिक कॉलम से नहीं बनती, ल्यूब आपके पास बनती है वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम से, ठीक है ना। द मोमेंट वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम से जो चीज आती है तो लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो मेन चीज है ना बेटा, उसका विस्कोसिटी इंडेक्स होता है। विस्कोसिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज विस्कोसिटी एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, जैसे कि हमने जिक्र करा था 100 फ़ारेनहाइट एंड 210 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब जो ल्यूब की जो प्रोडक्शन है ना बेटा, वो आपकी एटमॉस्फेरिक कॉलम में नहीं आ सकती, वो आप वैक्यूम कॉलम्स में आप उसको बनाते हैं। और बेटा सर एक सेकंड, और बेटा और कोई सवाल? जी सर एक और है, एक सेकंड में इसको लिख लूं। जी 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 सर बेटा, मैं है वेट कर ल्यूब रहा हूँ, कोई प्रोडक्शन मसला सर नहीं। एटमॉस्फेरिक। हाँ हाँ बोले बोले बेटा। जी सर, सिर्फ एक दफा बताइएगा, वो जो ल्यूब होती है वो वैक्यूम में होती है, एटमॉस्फेरिक में नहीं होती, ऐसा ही है? जी 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 बिल्कुल बेटा। ठीक है सर। और दूसरा सर क्वेश्चन ये था कि हम लोग ना कैरेक्टराइजेशन फैक्टर पढ़े थे, फिर अभी हमें दूसरे लेक्चर में पढ़ा कैरेक्टराइजेशन फैक्टर, वाटसन फैक्टर है और एक और कोई दूसरा फैक्टर था, यूओपी फैक्टर, यूओपी फैक्टर, एक वाटसन जी सर कैरेक्टराइजेशन यूओपी फैक्टर फैक्टर है। था, पहले तो ये तो दूसरे वाले लेक्चर में पढ़ा था। जी 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 सर। सर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑयल। ठीक है सर, तो सर ये दोनों सेम हो? ये दोनों सेम, देखो बेटा, कैरेक्टराइजेशन, हाँ मैं आपकी बात समझ गया। आप ये पूछना चाह रही हैं कि सर ये दोनों सेम है, मतलब दोनों वही चीजें पता जी कर रहे हैं सर। जो कि जैसे वाटसन भी। देखो बेटा आपके पास जो ना बेसिकली क्राइटेरियाज हैं। द वैल्यू इज बेसिकली के जो 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 फैक्टर आपको बता रहा है ना कि वेदर द क्रूड इज पैराफिनिक, वेदर द क्रूड इज नेप्थेनिक और वेदर द क्रूड इज एरोमेटिक, वो आपको यूओपी फैक्टर भी बता रहा है, वो आपको वाटसन के फैक्टर भी बता रहा है। सिर्फ इनका टेस्टिंग क्राइटेरियाज का डिफरेंट है, यानी कि उसका टेस्टिंग प्रोसीजर या उसका जो फाइंडिंग हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर वो यूओपी ने डिजाइन आउट करा हुआ है, ये वाटसन एक साइंटिस्ट के अपने तरीके से डिजाइन आउट हुआ है। वाटसन क्या कहता है, वो एवरेज मोलाल बॉइलिंग पॉइंट का क्यूब रूट लेता है डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्रूड ऑयल। दैट इज व्हाट द वाटसन कैरेक्टराइजेशन फैक्टर इज। यूपी कैरेक्टराइजेशन फैक्टर डिफरेंट सिनेरियोस को लेके चल रहा है, यानी उसकी अगर इक्वेशन, अगर मेरा ख्याल है मैंने वो लेक्चर अभी खोला हुआ नहीं है, अगर उसमें लिखा हुआ है तो ये टेस्टिंग डिफरेंसेस हैं थोड़े से, concept is the same, both are trying to find out whether the crude is naphthenic, paraffinic और aromatic, दोनों का concept दोनों का सेम ही है। सर ठीक टेस्ट सर, और बेटा और ठीक है। कोई सवाल? मेरा क्वेश्चन इस तरीके का था कि सर मेरा क्वेश्चन इस तरीके का कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, क्योंकि आपने उस लेक्चर में बोला था कि दोनों टाइप ऑफ सेम होते हैं, तो मैं इस पर कंफ्यूज हो गई थी कि जब दोनों की वो तो पैराफिनिटी और एरोमेटिसिटी बता रहे हैं, लेकिन ये तो वेलोसिटी पे बात कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये दोनों सेम कैसे, मेरा ये क्वेश्चन था। नहीं नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं, उसके साथ सेम नहीं, मैं तो वाटसन फैक्टर का जिक्र कर रही हूँ ना बेटा।
के फैक्टर का जो जिक्र आ रहा है वो मैं कह रहा था सेम हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज समथिंग एल्स, उस पर डिस्कशन कर लेंगे, उस पर कर लेंगे। ये पता है डिसॉल्टिंग का बेटा किसी को कोई Yes, कॉन्सेप्ट sir. में कोई मसला तो नहीं आ रहा, डिसॉल्टिंग के समझने में तो कोई मुश्किल तो नहीं आ रही, कोई बच्चा ये ना बोले कि नहीं सर थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, इसमें कोई बेटा इतना कोई साइंस में इतनी बड़ी साइंस नहीं आपके सामने बयान कर रहा नहीं है। sir. वो ठीक है। ठीक है जी, अच्छा चलना कोलेसेंस पे आ जाते हैं। अच्छा सर दिस एक इज और क्वेश्चन। जी बच्चे, सर अब ना फ्रैक्शनेशन पढ़ रहे थे हम लोग, तो पहले ना जब आप पहले वाले लेक्चर में फ्रैक्शनेशन की ना इस तरीके की डेफिनेशन थी हम लोगों को, मतलब बेसिकली वही है कि हमें सेपरेट करना है सारी चीज़ों को, लेकिन बाद में ना हमने उस पर आ गए कि वो फ्रैक्शनेशन टावर्स में हम बहुत सारे हीट एक्सचेंजर्स लगाते हैं और फिर टेम्परेचर रेस करते हैं और फिर सेपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर हम सेकेंड लेक्चर के अंदर ऐसा था कि कुछ उसमें बताया था कि 95% लाइट क्रूड होगा, 5% हैवी क्रूड होगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो फ्रैक्शनेशन सही नहीं हो रही, नहीं सही, हाँ सही नहीं हो रही, ये पॉजिटिव गैप और आएगा सही ओवरलैप हो का रही है। था, देखो देखो ये गैप ओवरलैप का कंसेप्ट था, मैं आपको दोबारा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो जब भी आपके पास जो ना इन एटमॉस्फेरिक कॉलम, ये एक फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस है, ठीक है ना, आप टेम्परेचर से खेल सकते हैं, मतलब यू बीइंग एन इंजीनियर यू आर बेसिकली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर इन जो कि डीसीएस सिस्टम है, ठीक है ना। अब डीसीएस सिस्टम से आप क्या प्रिडिक्शन आप दे सकती हैं, आपको सिर्फ टेम्परेचर्स का पता है कि यार कितने टेम्परेचर्स मैंने रखने हैं, टॉप का टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना है, बॉटम का टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना है, ठीक है ना, आपके पास ये है। अब फ्रैक्शनेशन का जिक्र आ जाता है कि सर ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन हमने पढ़ा है कि द अमाउंट ऑफ वाइपर लीविंग द ट्रे शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लिक्विड एंटरिंग द ट्रे, ये हमने चीजें पढ़ी हैं, लेकिन ये गैप का सिस्टम क्या है। देखो आपके पास रिफाइनर्स ने ये कॉन्सेप्ट बनाया है कि जब आप सेपरेशन एक ट्रे पे टेक प्लेस कर रही है तो उन्होंने क्राइटेरिया ये सेट डाउन कर दिया, लेट्स सपोज अगर हम केरोसिन का जिक्र करते हैं तो जिस ट्रे से मैं विड्रॉ कर रहा हूँ साइड स्ट्रिपर के अंदर, मतलब किस में, अब मैं साइड प्रोडक्ट्स का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जो ये गैप और ओवरलैप होगा ये साइड प्रोडक्ट्स पे आता है, ये टॉप प्रोडक्ट पे नहीं इसका कोई गैप ओवरलैप का जिक्र होगा। टॉप पे तो मुझे पता है डेफिनेटली जो सबसे लाइटेस्ट चीज है वो टॉप पे चली जाएगी, जो सबसे हैवीएस्ट चीज है वो बॉटम पे आ जाएगी। ये जो गैप और ओवरलैप का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली साइड ड्रॉ पे चलती है कहानी। अगर मैं केरोसिन का जिक्र कर रहा हूँ, अगर केरोसिन की ट्रे का जिक्र कर रहा हूँ कि केरोसिन की ये ट्रे है, ट्रे नंबर 7 से मैं विड्रॉ कर रहा हूँ केरोसिन इनटू द साइड स्ट्रिपर। अब जो केरोसिन इनटू द साइड स्ट्रिपर जाना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 95% केरोसिन। उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि 100% केरोसिन होगा, मैं आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि देखो कॉलम के अंदर मुझे ट्रे टू ट्रे टेम्परेचर्स का नजर आ रहा है सिर्फ, यार ट्रे टू ट्रे टेम्परेचर्स कितने चल रहे हैं। क्रूड एसे ने मुझे ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया, इवन दो टेक्निकल ने अपनी सिमुलेशन से करके मुझे ये तक बता दिया कि यार आपके पास नॉर्मली कैरो का आपने इस एंड पॉइंट तक खींचना है, आपने इस एंड पॉइंट तक आपने लेके जाना है। तो मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं उस लिहाज से ये कैलकुलेट कर लूंगा अपने पास कि यार 95% किस टेम्परेचर पे मेरे पास अचीव हो सकती है। Let's suppose if the FBP of kerosene is 245 centigrades and the 95% of the kerosene is achieved at 240, 239, तो मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है। मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं 95% ऑटोमेटिकली किसी तरीके से मेंटेन कर लूं साइड ड्रॉप पे। जैसे ही मैं साइड ड्रॉप पे 95% अचीव कर लूंगा ऑटोमेटिकली 5% तो नीचे का आ ही जाएगा, वो तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। मेरी कोशिश क्या है, वोलेटिलिटी को बरकरार रखना है कि यार वोलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट करना है, क्योंकि मैंने स्ट्रिपर लगाया किस लिए था, डीजल के लिए नहीं लगाया, मैंने लगाया किस लिए, केरोसिन के लिए लगाया। लेकिन जब द मोमेंट वो केरोस के ड्रॉ से स्ट्रिपर में जब लिक्विड जा रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ चंक डीजल का जा सकता है। सिमिलरली मैंने साइड स्ट्रिपर के बॉटम से सुपर हीटेड स्ट्रीम भी प्रोवाइड करी हुई है। अब वो क्या करेगी, अगर इसके अंदर कोई हैवियर है, सॉरी लाइटर एंड होगा, तो उसको क्या करेगी, यानी कैरो सुपर की क्या चीज है, नेप्था, उसको उठा के क्या ले जाएगी स्ट्रेट अवे ऊपर, पार्शियली उसका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करके स्ट्रिप कर देगी, और स्ट्रिपर से मेरे पास प्योर केरोसिन आ जाएगा। लेकिन जो बेटा ट्रे पे होगा ना, ट्रे पे जो ट्रे का जिक्र आ रहा है, ट्रे टू ट्रे, मैंने हर ट्रे पे 95% लाइट एंड्स को लेके चलना है। तो ये ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट चल रहा होता है कि 95% ऑफ द लाइट कंपोनेंट, 5% ऑफ द हैवियर कंपोनेंट, यानी 95% आपका क्या होगा, आपका अप्रोक्सीमेटली एफबीपी लाइट एंड की आ जाएगी, और जो 5% का आपने जो मार्जिन रखा हुआ है ना, वो आपके पास क्या होगा, बेसिकली हैवियर एंड का आईबीपी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लाइट एंड का एफबीपी अप्रोक्सीमेटली अचीव हो गया, और लाइट और हैवियर एंड का आईबीपी आपका क्लिक होता जा रहा है, यानी 1%, 2%, 3%, दैट इज नेग्लिजिबल। यानी कितना आपने अपने पास इतनी आसानी रखी हुई होती है कि यार मैं 100/100 तो काट नहीं सकता ना, जाहिर सी बात है, कोई बंदा अंदर बैठ के छुरा लेके तो नहीं बैठा हुआ कि यार ये 100% कैर हो गया साइड स्टिपर में और बकाया 100% नीचे डीजल मैंने नीचे वाली ट्रे पे फेंक दिया।
तो आपने क्या करा हुआ है, अपने अपने लिहाज से टेम्परेचर से खेलने की कोशिश कर रहे हैं आप। यार मैं टेम्परेचर से खेल की कोशिश करता हूँ। देखो केरोसिन का भी तो एक टीबीपी होगा ना, केरोसिन का भी 1% वॉल्यूम डिस्टिल्ड एक टेम्परेचर आ गया, 2% वॉल्यूम डिस्टिल्ड एक टेम्परेचर आ गया, 50% वॉल्यूम डिस्टिल्ड एक टेम्परेचर आ गया। तो इस टेम्परेचर्स को मद्देनजर रखते हुए हमने 95 to 5% का कॉन्सेप्ट ये डिवाइस करा गया है साइंटिस्ट की तरफ से कि यार आपके पास हर प्रोडक्ट का भी तो एक अपनी बॉइलिंग रेंज होगी ना, डेफिनेटली स्टार्टिंग फ्रॉम आईबीपी टू एफबीपी। एग्री करते बेटा इस बात से? जी सर। थोड़ा बहुत समझ आया? सर ये बहुत सही समझ में आया है। एक और सवाल सर ये है कि जो कॉलम में जो ये आपने बोला ओवरलैप होगा और जो गैप होगा वो कॉलम में होगा ना, स्ट्रिपर में तो नहीं होगा ना? नहीं, कॉलम में होगा, कॉलम में होगा। सर वो किस तरीके से, कुछ एग्जांपल दें किस तरीके से ओवरलैप होगा, किस तरीके से अच्छा, गैप होगा? ओवरलैप का जिक्र मैं इस तरह करता हूँ। लेट्स सपोज स्ट्रेट अवे यू आर सिटिंग एज अ ऑपरेशन इंजीनियर, आप कंट्रोल रूम में बैठी हुई, ठीक है ना। अब आपको आइडेंटिफाई कोई ये नहीं कर सकता कि यार, मतलब आपको ये किस तरीके से तशखीस होगी, हाउ विल यू आइडेंटिफाई के द डिस्टिलेशन इज एफिशिएंटली, डिस्टिलेशन टेक प्लेस कर रही कि नहीं कर रही। देखो रैंडमली सैम्पलिंग पॉइंट्स बने हुए होते हैं आपके पास, ठीक है। सैम्पलिंग पॉइंट्स में क्या होता है, आपके मतलब हर टाइम पीरियड के लिहाज से आपके पास एक सैंपल जा रहा होता है लैब के अंदर। वो लैब आपको सैंपल रिपोर्ट कर देती है। अगर मैं जिक्र कर रहा हूँ कैरो का, आपको कैरो का फ्लैश चाहिए 39 40 मैक्स, हम 39 का जिक्र करते हैं, 38 39। मेरे पास फ्लैश आ रहा है 42, मेरे पास फ्लैश आ रहा है 42, क्राइटेरिया मेरा 39 है, क्योंकि फॉर मेकिंग JP8 जेट पेट्रोलियम आई नीड अ फ्लैश ऑफ 38 और 39 मैक्स। अब ये 42 क्यों आ रहा है? ये 42 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई हैवियर एंड भी मौजूद है। हैवियर एंड आया हुआ है तभी तो बेटा इसका फ्लैश हिल रहा है ना। तो मैं दोबारा क्या जाके देखूंगा, मैं इंटरनल्स पे जाके देखूंगा यार ट्रे टू ट्रे टेम्परेचर्स क्या चल रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि यार एक ट्रे पे लेट्स सपोज अगर मैं कैरो के ड्रॉ का जिक्र कर रहा हूँ, तो कैरो के ड्रॉ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 245 उसका FBP था, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट, और 95% मैंने उसका डेजिग्नेट करा हुआ था 241, ठीक है। अब ड्रॉ टेम्परेचर पे मेरे पास जो साइड ड्रॉ है ना बेटा, वहां पे मेरे पास टेम्परेचर नोट डाउन हो रहा है 240, ओ सॉरी 233, 234, 235, यानी 95% अचीव नहीं हो रहा, 90% पे बात मौजूद है। मुझे चाहिए 95%। अब होगा क्या, अगर जिस साइड ड्रॉप पे अगर टेम्परेचर मेरा ऑलरेडी लोअर डाउन है ड्यू टू माय ओन इनएफिशिएंसीज इन हैंडलिंग द प्रोसेस, जाहिर सी बात है बेटा, मैं प्रोसेस मेरे सामने चल रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा है, मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि मैंने एफिशिएंटली प्रोसेस को चलाना है, मैंने मॉनिटर करना है। अब मॉनिटरिंग के अंदर लेट सपोज मेरे पास टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा उस साइड ड्रॉप पे, वो वहां पे 241 आना चाहिए था, वहां पे आ रहा है 234, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि लाइट एंड का जो 95% मैंने रखा हुआ था जहन में, वो मैं अचीव नहीं कर पा रहा। वो अचीव नहीं हो पा रहा तो इसकी क्या वजूहत हो गई कि इसमें हैवियर मिक्सअप हो रहा है, यानी हैवियर का जो 5% मैंने रखा हुआ था ना बेटा, वो ऑटोमेटिकली 10% पे चला गया, वो 15% पे चला जाएगा, यानी कि 233 पे 85% मेरे पास कैरो मिल रहा है। अब रिक्वायरमेंट तो मेरी 95% है जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं अचीव कितनी कर रहा हूँ 85%। तो बेटा इस 85 के अंदर क्या होगा, हैवियर का 10% 15% आना शुरू हो जाएगा। वो क्या करेगा ओवरऑल, वो टेम्परेचर्स को और गिरा देगा, वो टेम्परेचर्स को गिरा देगा और सेपरेशन एफिशिएंसी को गिरा देगा। दिस इज व्हाट योर कह लो कि आपका जो ओवरलैप आ रहा होता है, यानी कि आईबीपी आपका बहुत जल्दी स्टार्टअप हो जाता है, यानी 85% आपके पास कैरो रिकवर हो गया साइड ड्रॉ से, एट द सेम टाइम आपकी प्रोसेसिंग इस तरीके से चल रही कि उसके अंदर हैवियर भी एंड अप हो गया, अब हैवी भी उसके अंदर आना शुरू हो गया, अब वो 10% 5% पहले आना शुरू हो गया, यानी कि एफबीपी की जो रेंज है ना, केरोसिन का एफबीपी 245 है, मेरे पास 241 में डीजल आना शुरू हो गया, 241 टेम्परेचर अचीव हो गया, डीजल आना शुरू हो गया। अब ये मेरे पास क्या हो रहा है, ये ओवरलैप कर रही है चीज, यानी कि सेपरेशन सही नहीं हो रही, कैरो तो मेरा और खराब होता ही जा रहा है, उसका फ्लैश जाहिर सी बात है बढ़ता जा रहा है, हैवियर एंड आएगा तो कैरो का फ्लैश बढ़ना शुरू हो जाएगा, रेदर कम होना शुरू हो जाए। ये छोटा सा बेटा एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ये फिजिकली ज्यादा अच्छा समझा सकता हूँ। वैसे उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा बेटा। सर थोड़ा बहुत तो आ गया, लेकिन वही ना अभी ओवरलैप को पता चला, अब मुझे दूसरा वो जो गैप था वो कैसे पता चलेगा, और ये मुझे मतलब देखूंगा तो डिटरमाइन कैसे होगा कि अभी ओवरलैप हो गया, अभी ये टेम्परेचर बढ़ने या गिरने से होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है
नहीं देखिए वो मैं हाँ देखो बेटा, मैं वही बात बता रहा हूँ। आपने जब एक क्रूड का टीबीपी लिया है तो इसी लिहाज से आपके पास हर स्पेसिफिक प्रोडक्ट का भी टीबीपी होगा। तो आप उसके अंदर खुद आइडेंटिफाई करा देंगे 95% मेरे पास किस किस टेम्परेचर पे अचीव होना है। 95 इस टेम्परेचर पे अचीव हो रहा है तो मेरी कोशिश ये है कि इसके साइड ड्रॉ पे टेम्परेचर ये होना चाहिए। जो साइड ड्रॉ है, जो स्ट्रिपर का साइड ड्रॉ है, उस पर मैंने किसी तरीके से टेम्परेचर मेंटेन करना है। अब मैं किस लिहाज से मेंटेन करूंगा? मैं फ्लो से मेंटेन करूंगा। अगर एफसीवी मैंने जो फ्लो एफसीवी लगा हुआ है ना बेटा साइड स्ट्रिपर के एंट्रेंस पे, अगर मैं इसको 100% ओपन कर दूंगा ना तो मेरा टेम्परेचर 245 से बढ़ के 250 तक जा सकता है। मैंने इतना फौरन मुंह नहीं खोलना वॉल्व का, मैंने वॉल्व के ग्रेजुअली मुंह खोलना शुरू करना है, स्टार्ट करना है। क्योंकि जितना ज्यादा ओपनिंग मिलेगी बेटा उतना ज्यादा फ्लो रेट बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा फ्लो रेट बढ़ेगा उतना ज्यादा टेम्परेचर अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोलिंग वॉल से भी करनी है थोड़ी बहुत, ये टेम्परेचर का एक सर्टेन एस्पेक्ट मेंटेन रहे। ये मैं कहाँ से देख रहा हूँ? ये मैं डीसीएस पे देख रहा हूँ बेटा। ठीक है बेटा, सही है चले सर। थोड़ा आगे। उम्मीद है तो बाकी जो नहीं समझ आया बेटा, फिजिकली इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अभी जितनी कोशिश हो सकती है हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बेटा आपको मिनिमम चीजें समझ आ जाए। अच्छा, इसके अलावा अगर लेट सपोज नहीं समझ आता ये कॉन्सेप्ट, बेटा नेट पे जाके आप देख लेना, वहां पे भी नहीं समझ आएगा तो मैं इंशाल्लाह क्लास में समझा दूंगा। ओके अच्छा सर जी, अब हम आ रहे थे, अब हम जिक्र कर रहे थे कहाँ पे, हम कोलेसेंस पे थे, ठीक है ना बेटा? जितनी ये बहस की है नरमीन से, किसी बच्चे के भेजे में 1% भी कोई बात आई है? उम्मीद है आ गई होगी शायद, उम्मीद सर करता समझ हूँ। आ गई वाह जैसे वाह, गुड है, गुड है, गुड हो गया। अच्छा जी, अब आ गई थी, हाँ ठीक है। दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड आयनाइजेस द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड ओरिएंट्स them so that they are attracted to each other. Agitation is also produced and aids in coalescence. Agitation, ठीक है, the force of attraction between the water droplets is given by this equation, where E is the electric field, D is the drop diameter, and S is the distance between the drop centers, and K is a constant. स्टोक्स लॉ की जिक्र करते हैं। ये क्या बार बार बच्चों का क्या, बेटा पूरा मोशन तोड़ देते हैं बार बार। जो ये बच्चे दोबारा एडअप होना शुरू हो जाते हैं ना, पता नहीं ऑफलाइन हो जाते हैं फिर दोबारा एडअप हो जाते हैं, पूरा मोशन तोड़ देते हैं बेटा आप लोग। अच्छा, आपके पास इक्वेशन क्या कहती है? F इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डी स्क्वायर एंड डी बाय एस की पावर 4। Settling, according to Stokes law, the settling rate of water droplets after coalescence is given by K is what? K is your constant, ठीक है, rho is your density, mu is your viscosity, density of water minus the density of oil. Density of water is definitely greater than the density of oil. तो similarly water नीचे settle down होगा और oil ऊपर से निकल आता है। अच्छा जी, अब डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसऑर्डर, अब इसका क्या जिक्र था ये तस्वीर के हिसाब से देखते हैं। अब टिपिकल डिसऑर्डर कंटेन्स टू मेटल इलेक्ट्रोड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया था। ये प्रेजेंटेशन सब बच्चों के साथ शेयर हो रही है, पीएनआईडी, ये पीएनआईडी नजर आ रही है बेटा सबको या नहीं? जो मैंने प्रेजेंटेशन सर। खोली हुई, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखे। देखो दो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दो इलेक्ट्रोड्स हैं। सर सिर्फ डिसऑल्टर नजर आ रहा है। वही तो बेटा मैं ये कह रहा हूँ, E2 E1 नजर आ रहा है ना आपको इलेक्ट्रोड्स, इसका जिक्र जो मैं प्रेजेंटेशन में दिखा रहा था उसी को मैं कह रहा हूँ, मुद्दे नजर रखें ज़हन में। अच्छा, a typical disorder contains two metal electrodes. A high voltage is applied between these two electrodes. For effective desalting, electric fields are applied as follows. अब जाहिर सी बात है बेटा, बिजली आप किसी प्लांट से ही ले रहे हैं या बिजली आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन बिजली भी आपने एक सर्टेन लिमिट पे सप्लाई करनी है। A high voltage field called the secondary field of about 1000 volt per centimeters. 1000 volt per centimeters between the two electrode is applied. The ionization of water droplets and coalescence takes place. ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी, द मोमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी जाती है दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में, वाटर की आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। वो क्या करता है? वो सॉल्ट्स को अपने अंदर समोना शुरू कर देता है। जाहिर सी बात है कि सॉल्ट्स की मिसिबिलिटी पानी के अंदर बहुत अच्छी है। बिजली की मौजूदगी में पानी के ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली क्राइटेरिया दे देते हैं कि सॉल्ट्स उसके अंदर आके डिसॉल्व आउट हो जाए। दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिसिटी इज डूइंग। ठीक है, आगे और क्या कहता है? a primary field of about 600 volts per centimeter between the water crude interface
and the lower electrode is applied. 1000 वोल्ट की सेकेंडरी थी, प्राइमरी फील्ड आपने 600 वॉट पर सेंटीमीटर की रखी, यानी वाटर क्रूड इंटरफेस का जिक्र कर रहा है वो। आपको फिगर 4.4 नजर आ रही है बेटा? सबको फिगर 4.4 नजर आ रही है बेटा? जी बेटा, नजर आ रही है सब बच्चों को कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। ठीक है। ये The desalter of this design achieves 90% salt removal. However, 99% salt removal is possible with two-stage desalters. In every refinery operating in any part of the world, तब तो single-stage desalter is not used. Two-stage desalter use किया जाता है। Two-stage desalters की कोशिश यही होती है कि 99% water remove कर लिया जाए, sorry, salts remove कर लिए जाए। ठीक है। A second stage is also essential since desalter maintenance requires a lengthy amount of time to remove the dirt and sediment which settles at the bottom. क्योंकि देखिए बॉटम से क्या निकल रहा है? ब्राइन, एफ्लुएंट वाटर। बजा औकात हम क्या करते हैं, हम इसी पानी को यूज भी करते हैं, इस पानी को रीयूज भी कर देते हैं। फर्स्ट स्टेज मतलब जो सेकंड स्टेज में निकला होता है पानी, इसको फर्स्ट स्टेज में री एंटर कर देते हैं। ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात नहीं है पहली स्टेज का पानी दोबारा यूज कर रहे हैं। सेकंड स्टेज पे मुझे पता है कि 95% ऑफ द सॉल्ट इज रिमूव इन द फर्स्ट स्टेज, इन द सेकंड स्टेज we tend to remove 4%, और 5% 100% तो रिमूव नहीं हो सकता ना, वही बात करेंगे 4% आपके पास रिमूव हो गया सॉल्ट, तो रिमेनिंग जो वाटर होता है दैट इज sufficient enough to be reintroduced into the first stage। ठीक है। अच्छा, अब उसके नीचे बेटा आपके पास अब ऑपरेटिंग वेरिएबल्स का जिक्र आ रहा है, डिसॉल्टिंग के ऑपरेटिंग वेरिएबल्स, इसको भी जिक्र कर लेते हैं बेटा। फॉर एन एफिशिएंट डिसॉल्टर ऑपरेशन the following variables are controlled. First being the desalting temperature. Now what does the desalting temperature tells you? The settling rate depends on the density and viscosity of the crude. Understood? Settling rate depends on the density and viscosity of the crude. Since increasing the temperature lowers the density and viscosity, the settling rate is increased with temperature based on the crude gravity. Typical desalting temperatures can vary between 50 to 150 centigrades. 50 to 150 centigrades depending on the crude. देखिए crude अगर आपके पास light crude है तो temperature different होगा desalting का। अगर आप बहुत ज्यादा heavy crude यूज कर रहे हैं below 30 API या below 25 API तो आपको temperature ज्यादा चाहिए होंगे। ठीक है। अब आ जाता है washing water ratio। Adding water to the crude oil helps in salt removal, जैसा कि हमने जिक्र करा था। Hence, increasing the wash water rate increases the coalescence rate। जाहिर सी बात है, पानी बढ़ाएंगे तो coalescence rate ज्यादा बढ़ जाएगा। Depending on the desalting temperature, a minimum value should be used. For example, Kuwait crude 31.2 API requires 7 to 8 volume % of water addition relative to the crude rate। Related to the crude rate यानी 7 to 8% of the total crude rate। अगर 1 लाख बैरल की रिफाइनरी है तो 7 से 8 हजार बैरल आपको पानी डालना ही डालना है। अच्छा जी, उसके आगे क्या कहता है? वाटर लेवल। अब देखें वाटर लेवल कितना बरकरार रखना चाहिए, यानी कि टोटली पूरे डिसॉल्टर को अपने क्या उसको नेक टू नेक भरना है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इतना पानी प्रोवाइड करना है कि आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स सबमर्ज्ड हो जाएं, सबमर्ज्ड हो जाएं। ठीक है ना? कैसे? रेजिंग द वाटर लेवल रिड्यूसेस द सेटलिंग टाइम। रेजिंग द वाटर लेवल, जितना पानी का लेवल बढ़ाओगे सेटलिंग टाइम पानी का कम होता जाएगा। किसका? वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्रूड ऑयल, thus improving the desalting efficiency। However, अगर वाटर लेवल बहुत ज्यादा हाई चला जाता है और वो लोअर इलेक्ट्रोड पे भी चले जाते हैं कि इट शॉर्ट्स आउट द डिसॉल्टर सिंस द प्राइमरी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस between the lower electrode and the water crude interface. It is always better to keep the level constant for stable operation. Point number 4 is the washing water injection point। अच्छा, ये इंजेक्शन पॉइंट या तो डिसॉल्टर से पहले रख दें आप, या क्रूड पंप 4 जो निकल रहा था ना बेटा आप, यानी कि स्टोरेज टैंक से अपने पंप ने सक्शन ली, आपने उसके डिस्चार्ज पे क्या करा? आपने उसके डिस्चार्ज पे जस्ट अ मोमेंट बेटा, 1 मिनट होल्ड करिएगा जरा, 1 मिनट।
सॉरी बेटा, एक कॉल आ गई थी जरूरी, जिस वजह से मैं गालमन केमिकल 20। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा जी, कहाँ पे थे हम लोग? वॉशिंग वाटर पे, वॉशिंग वाटर इंजेक्शन पॉइंट पे थे। अच्छा जी, यूजली मैंने जैसे वो बताया था कि वॉश वाटर का जो इंजेक्शन पॉइंट है, नॉर्मली आप ये पंप के डिस्चार्ज पे भी रख सकते हैं या डिसॉल्टर से पहले भी कर सकते थे। अच्छा, if it is feared that the salt deposition may occur in the preheat exchanger, part or all of the washing water is injected right after the crude feed pump. अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब गालबन आप सॉल्ट डिपोजिशन आपको लग सकती है कि हो सकती है, तो आपके पास आप इंजेक्शन पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। Then point number 5 is the demulsifier injection rate. Demulsifiers are basically basic copolymers with one end being hydrophilic, loves water and attaches to the surface of the water droplet, and the other end being hydrophobic, loves the oil and is directed to the oil side. When these compounds are adsorbed, not absorbed, adsorbed on the droplet surface, they stabilize the droplet. The demulsifier is added to the crude after the feed pump or before the mixing valve at levels between 3 to 10 ppm of the crude. देखिए डिमल्सिफायर डालने की जरूरत क्यों होती है? देखिए इमल्सिफिकेशन जो आपने क्रिएट कर दी, इमल्जन इतना स्ट्रांग नहीं बनाना, केमिकल इतना ज्यादा नहीं डाल देना, चीनी इतनी ज्यादा नहीं डाल देनी आपने कि वो बिल्कुल ही जो है ना बाद में सेपरेट ही ना हो सके। तो उसके लिए आपने फिर डिमल्सिफायर का भी कॉन्सेप्ट रखा होता है कि डिमल्सिफायर एजेंट भी आप डालते हैं। फिर पॉइंट नंबर 6 इज टाइप ऑफ वॉशिंग वाटर। Processed water in addition of fresh water is used for desalting. The water should be relatively soft. Soft means it should contain less minerals in order to prevent scaling. It should be slightly acidic with a pH in the range of 6. 7 is not applicable. 6, 6.5 तक होना चाहिए. It should be free from hydrogen sulfide and ammonia so as to not create more corrosion problems. Therefore, distillation overhead condensates and processed water from other units can be used after stripping. Point number 7. Point number 7 is the pressure drop in the mixing valve. Mixing the washing water with the crude oil is necessary in order to distribute the water and dissolve any suspended salt crystals. The pressure drop यानी कि पानी को तेल के साथ मिक्स करने की सबसे ज्यादा आपके पास जरूरत ये होती है कि जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है सस्पेंडेड क्रिस्टल्स की शक्ल में, जो वाटर के अंदर सस्पेंडेड क्रिस्टल्स एंड सॉल्ट्स के, वो बिल्कुल सेटल डाउन हो जाए। द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द मिक्सिंग वाल्व डिटरमाइंस द मिक्सिंग एफिशिएंसी। ऑन द अदर हैंड, the mixing process produces finer, smaller diameter droplets which tend to stabilize the emulsion and make water separation more difficult. यानी कि प्रेशर ड्रॉप इतना नहीं दे देना कि बेटा गले ही पड़ जाए, इतना कम नहीं देना कि बेटा सॉल्ट ही रिमूव ना हो सके। तो ये बहुत मतलब टू एंड फ्रो बड़ी एक स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग आपके पास प्रोसेस होता है। The pressure drop between, therefore there is a compromise in selection of an appropriate pressure drop across the mixing valve. A pressure drop between 0.5 to 1.5 bar is used. 22 psi मैंने normally 30 psi का था, 30 psi तक का होता है। अच्छा, one variable that is which is not mentioned above is the desalter pressure. The operation of the desalter requires the crude to be in liquid phase. ये liquid phase में crude कब होगा? जब temperature एक nominal चल रहा है। लिक्विड फेज से थोड़ा थोड़ा वेपराइजेशन वाली साइड पे चला गया तो इसका मकसद ये होगा आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे दिया डिसॉल्टिंग के अंदर, ऑटोमेटिकली लाइट एंड्स जो मौजूद थे वो क्या करना शुरू हो गए? वेपराइजेशन की तरफ जाना शुरू हो गए, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जो कि आप नहीं चाहना चाहते। तो द ऑपरेशन ऑफ द डिसॉल्टर रिक्वायर्स द क्रूड be in liquid phase during desalting. A typical pressure of 12 bars is necessary to achieve this purpose. क्योंकि देखो अगर मैं लेट सपोज मेरा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 100 सेंटीग्रेड तो होगा बेटा, 120 भी होगा, 130 भी होगा, इवन दो वी नो कि 120 सेंटीग्रेड से आपके पास नेप्था टोटली अचीवेबल होता है, लेकिन आपने क्या करा है? आपने प्रेशर इस कदर रखा हुआ है, आपने प्रेशर का एक हिसाब किताब ऐसा रखा है कि वो चीज लिक्विड कंडीशन में ही मौजूद है। ठीक है, when the process control variables are properly adjusted, a 90% salt rejection,
a 90% salt rejection, that is 2 to 5 ppb of salts in the desalted crude relative to the raw crude, can be achieved. With a two-stage operation, the salt rejection can reach 99%. Any remaining salts are neutralized by injection of sodium hydroxide, which reacts with the calcium and magnesium chloride to produce sodium chloride. वो मैं कहाँ पे अलग कर लेता हूँ बेटा? इधर मेजोरिटेटिवली यहाँ से अलग हो जाता है, बाकी ओवरहेड कंडेंसर्स में जाके, ओवरहेड एक्यूमुलेटर्स में, नॉट कंडेंसर्स, एक्यूमुलेटर्स में, एक्यूमुलेटर्स जो कि 3 फेज सेपरेटर्स हैं, वहां पे सेपरेट आउट हो जाता है. अच्छा, अब यहाँ पे स्टॉप करके अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ. हम प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं. जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट. अच्छा जी, अब देखिए हमने बुक में क्या पढ़ा, प्रोसेसिंग वेरिएबल्स. अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑन ग्राउंड द प्रोसेसिंग वेरिएबल्स आर इन लाइन विद द बुक. बुक के साथ ये इन लाइन जाते हैं कि नहीं जाते, ये देख लेते हैं. देखो आपके पास ये कंफर्मेशन हो रही है, बुक क्या कह रही है, प्लांट का डेटा क्या कह रहा है, आपकी अपनी सोच आपको क्या समझा रही है. प्रेशर ड्रॉप, the greater the pressure drop across the mixing valve, the greater will be the mixing action. The greater the pressure drop, the smaller the particle size and tighter and more stable the emulsion will be. Do you get the point? समझ आ रहा है बेटा? जितना प्रेशर ड्रॉप ज्यादा, मिक्सिंग उतनी अच्छी. जितनी मिक्सिंग अच्छी, उतना पार्टिकल साइज छोटा. जितना पार्टिकल साइज छोटा, उतनी स्टेबल आपकी इमल्जन है. Now what is emulsification? Is that process of size reduction in which two or more immiscible liquids are intimately mixed. जंगलियों की तरह मिक्स करते हैं. Sufficient pressure drop through the mixing valve must be maintained to create a good emulsion, but at the same time a maximum pressure will make a very strong emulsion. आपने बहुत ज्यादा strong emulsion नहीं बनानी, जैसे कि पहले जिक्र कर चुके हैं हम. As delta P increases, base, sediments and water will gradually increase. Operation range आपके पास 0.35 to 1.75 kg per centimeter square है. Normal range आपके पास 0.49 से 0.79 तक होती है. अच्छा, particle size of most common emulsions is approximately 1 to 10 microns in dia. हमने माइक्रोमीटर पढ़ा है, यहाँ पे माइक्रोन का जिक्र आ रहा है. ठीक है, ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो गई. Such particles are not visible to the eye but are easily resolved under a microscope. This is what happens. देखें, एक ग्राफ आपके सामने क्या शो कर रहा है, टिपिकल कर्व्स फॉर अ पर्टिकुलर क्रूड, BSNW and salt content versus the mixing valve delta P, approximate है. सॉल्ट कंटेंट देखिए इनिशियल कितना था, ओरिजिन से देखें आप 60 पे चल रहा था. द मोमेंट आपने प्रेशर इंक्रीज करना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली सॉल्ट कंटेंट ड्रास्टिकली एकदम नीचे होना शुरू हो गया, यानी कि वो डिसॉल्व होना शुरू हो गया. पहले अनडिसॉल्व था, अब डिसॉल्विंग की तरफ चला गया. एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप के बाद आपका सॉल्ट कंटेंट बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएगा. यानी इसके बाद अगर मैं प्रेशर बढ़ाना भी चाह रहा हूँ तो मेरे लिए नुकसान है, फायदा नहीं दे रहा. तो आपके पास एक थ्रेशोल्ड होता है कि इस थ्रेशोल्ड के बाद आपने आगे नहीं बढ़ना. दिस इज व्हाट द ग्राफ इज टेलिंग यू कि आफ्टर अ सर्टेन प्रेशर अचीव्ड across the mixing valve, even though if you're trying to increase the pressure drop again and again, what will happen? सॉल्ट कंटेंट अपनी जगह वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें उसकी जात पे कुछ फर्क नहीं पड़ना. जितना उसने होना था रिड्यूस, वो रिड्यूस हो चुका है. जितना डिसॉल्व होना था वो डिसॉल्व हो चुका. उसके आगे बेटा वाटर इंजेक्शन रेट देखिए कितना मेंशन, मैंने आपको क्या बताया था, 5% ऑफ द रूल ऑफ थंब है, 5% ऑफ द टोटल क्रूड फीड. तो वाटर इंजेक्शन रेट ऑन ग्राउंड 3 to 8 volume percent. If less quantity is used, then desalting efficiency will reduce due to the inability to contact all of the brine droplets. पानी की मिकदार कम यूज करेंगे तो जितना नमक डिसॉल्व मौजूद था तेल के अंदर ब्राइन की शक्ल में, क्या पता वो सही तरीके से इन कांटेक्ट नहीं आ पाता डिसॉल्टिंग के लिए. If too much quantity is used, then desalter may short out or current flow will rise to the point where operation becomes expensive. ये पॉइंट बेटा बहुत समझने वाला है. जितनी मिकदार में ज्यादा आपने यूज कर लिया, आपका डिसॉल्टर क्या करेगा, पानी की मौजूदगी ज्यादा है, उसकी
उसके तनासुब से आपने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी है दैट इज नॉट सफिशिएंट इनफ, तो क्या करेगा आपका डिसऑर्डर ट्रिप कर जाएगा। अगर ट्रिप नहीं करता तो आपने इतनी आप एक्सीडिंगली आपके देखो आपके पास एक लिमिट है, आपने बिजली प्रोवाइड करनी है, आप उससे अगर आपकी लिमिट ऊपर जाती जाएगी बिजली की तो आपका क्या होगा, आपका ऑपरेशन एक्सपेंसिव होता जा रहा है। यानी अब बिजली जितनी आपको यूज करनी थी, लेट्स सपोज यू आर अबाउट टू यूज 30,000 वॉल्ट्स, ठीक है ना, 30,000 वॉल्ट्स आपने यूज करनी है, आप यूज कर रहे हैं 40,000, अब 10,000 वोल्ट आपका एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, क्यों? पानी आपने ज्यादा मिला दिया था, ज्यादा पानी मिला दिया, इमल्जन स्ट्रॉन्गर बन गई, स्ट्रॉन्गर बन गई तो जाहिर सी बात है पानी की मिकदार के हिसाब से आपको बिजली की मिकदार भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सिमिलर ऑपरेशन आ जाता है कि आपका ऑपरेशन जो है ना एक पॉइंट के बाद आपको बहुत महंगा पड़ना शुरू हो जाता है। इन दिस प्लांट द वाटर इंजेक्शन रेट फॉर ईच डिसऑर्डर इज डिजाइन एट अप्रॉक्स 5 वॉल्यूम % ऑन द करंट क्रूड फीड रेट। अच्छा, हमने प्रेशर ड्रॉप का भी जिक्र देख लिया, हमने क्वांटिटी ऑफ वाटर इंजेक्टेड का भी जिक्र देख लिया, अब टेम्परेचर का जिक्र देख लेते हैं। डिजाइन रेंज 129 है, ऑपरेशन रेंज हमने क्या रखी हुई है 105 से 130, लेकिन कितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है 150। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज, देयरफॉर फ्रॉम दिस स्टैंड पॉइंट अ लोअर टेम्परेचर इज डिजायरेबल, बट फॉर गुड इमल्जन viscosity of the crude must be kept below approximately 970 stokes। अच्छा जी, उसके आगे फिर कंडक्टिविटी का जिक्र आ जाता है। as temperature increases then conductivity will increase, as water injection increases then conductivity will increase until it reaches where the dissolver may short out, conductivity becomes acceptable between pH of 6.5 to 8.5। The optimum pH is normally 7 to 7.5 but varies depending upon the crude oil। कॉस्टिक को इस्तेमाल किया जाता है पीएच कंट्रोल करने के लिए। अगर हाई पीएच रेंजेस होगी तो सोडियम नेप्थेनेट्स आपके बनना शुरू हो जाएंगे बाय रिएक्शन ऑफ कॉस्टिक विद नेप्थेनिक एसिड्स, जैसा कि मैंने जिक्र पहले इनिशियल कर दिया था कि नेप्थेनिक एसिड्स भी मौजूद होते हैं, यानी टोटल एसिड नंबर का जो 10 का जिक्र आ रहा था वो भी मलूजे खातिर आप रखें जहन में कि नेप्थेनिक एसिड कहाँ से आए, वो ये वहां से आए जो मैंने शुरू में देखा था। Naphthenic acids in the crude act as an emulsion stabilizer and the emulsion becomes very hard to break। ठीक है जी, समझ सी बात है। अच्छा, वोल्टेज सप्लाई, एसी सप्लाई। अच्छा, एसी सप्लाई दे रहे हैं, डीसी नहीं दे रहे बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। For good desalting approximately 3000 volts per inch of distance between electrode is required। Voltage tapping for both desalters 12, 16 and 20 kV। Normally 20 kV is tapped। If the voltage is above 3000 volts per inch, the desalter may short out or current flow will rise to the point where operation becomes expensive। ठीक है जी। If voltage is below 3000 volts per inch, then demulsification becomes poor। Conductivity increases, then it will also increase the voltage। Pressure का भी यही गेम है। Pressure should be high enough to prevent vaporization। Pressure should be high enough to prevent vaporization। वही चीज थी जो हम 176 psi का प्रेशर लेके चल रहे थे। अच्छा जी, उसके आगे फॉर इफेक्टिव ऑपरेशंस और डिसॉल्टर वी हैव फॉलोइंग फैसिलिटी, डिमल्सिफायर ठीक है, मड वॉशिंग फैसिलिटी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इस प्रेजेंटेशन को बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ हैं बेटा? जी सर, थैंक यू। डिसॉल्टिंग सही समझ आई है? थोड़ी बहुत समझ आ गई है गालबन, मेरा ख्याल है। जी सर, काफी। चले बेटा, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं क्योंकि मेरी एक और क्लास है इसके बाद। ठीक है, मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगा बेटा। सर फ्लाइट बस क्या बस ठीक है, बस हो गई है। अब जितने बच्चे ऑनलाइन है बेटा, काइंडली अभी ऑनलाइन ही रहिएगा, मैं आपकी अटेंडेंस लगा रहा हूँ, ठीक है ना। काइंडली ऑनलाइन रहिएगा, बड़ी मेहरबानी। ठीक है बेटा, ये रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्डिंग आपकी स्टॉप कर देता हूँ गालबन।